कैसे हो दोस्तों? बढ़िया। हाँ सर, बढ़िया। बेटा एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मॉक टेस्ट पेपर सीरीज के अंदर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट पेपर नंबर 4। मैं ऑलरेडी मॉक टेस्ट पेपर नंबर 1, 2, 3 अपलोड कर चुका हूं। और बेटा जो आपका पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 है वो भी मैं बहुत ही जल्द अपलोड करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है? हाँ सर। तो बेटा बिना टाइम वेस्ट करे चालू करते हैं। टाइम बहुत ही कम बचा है, हमारे पास एग्जाम्स आने ही वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने आप सभी को दिखाई दे रहा है। टेंशन बिल्कुल मत लेना बेटा, सब कुछ अच्छा होगा। मन लगा के पढ़ाई करो बस। ठीक है? जीएसटी हैज रिप्लेस्ड द फॉलोइंग लॉ। बेटा जीएसटी ने कौन कौन से लॉस को रिप्लेस कर दिया, यानी कि पहले जीएसटी से पहले कौन कौन से कानून हुआ करते थे जिनको रिप्लेस कर कर जीएसटी 1 जुलाई 2017 से हमारी जिंदगी के बीच आया। बेटा आप सभी जानते हो कस्टम अभी भी लेवी होता है और आपके कोर्स का पार्ट भी है, आपके सिलेबस का पार्ट भी है। और आप अच्छे से जानते हो बेटा कि वैट को और सेंट्रल एक्साइज को यहां से हटा दिया गया है और उसकी जगह बेटा हमारे पास में जीएसटी आता है। तो करेक्ट ऑप्शन बेटा इस क्वेश्चन के लिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके पास आपके बाद में अगला क्वेश्चन आता है और वो बोलता है जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। क्या बोला मैंने? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। और बेटा करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा है? बी। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद बेटा अगला आता है आपके पास में आईजीएसटी के अंदर आई का क्या मतलब है? बेटा ये क्वेश्चन डिस्कस करने के है ही नहीं। दीज आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल क्वेश्चंस, इंटीग्रेटेड। ठीक है? और इंटीग्रेशन किसका है बोलो? सी और एस का, यानी सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का इंटीग्रेशन है, जिसको अपन बोलते हैं प्यार से बेटा आईजीएसटी। अगला सवाल बेटा चेयरपर्सन में 1000 बार बता चुका हूं आपको। मिनिस्टर कौन सा है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में आपके पास में आ रहा है अंडर द जीएसटी लॉ द फ्रेज गुड्स बेटा कहां डिफाइंड है? सारे बच्चे बताएंगे फटाफट से। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 52, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 52, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 52 में क्या डिफाइंड है बताओ? बेटा उसके अंदर डिफाइंड है गुड्स। और गुड्स में आप अच्छे से जानते हो बेटा, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन और फिर आता है बट इंक्लूड्स। तो कुछ चीजों को बाहर निकाला और कुछ चीजों को इंक्लूड करा। तो अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स। तो यहां पर लिखा हुआ है ना बेटा, डज नॉट इंक्लूड मनी एंड सिक्योरिटीज। तो एक्शनेबल क्लेम तो इंक्लूड है। ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन लैंड एग्री टू बी सीवर्ड बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। तो बेटा ये भी यहां पर इंक्लूड हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका जो इंक्लूड नहीं होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है डज नॉट इंक्लूड, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी और ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद बेटा अगला आता है आपके पास में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। क्या बोला मैंने? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, जो बेटा एक एग्रीकल्चरलिस्ट के द्वारा कंडक्ट की जाती है, उसके द्वारा हायर लेबर के द्वारा कंडक्ट की जाती है, या उसकी फैमिली के द्वारा एग्रीकल्चर लैंड पर कंडक्ट की जाती है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कहलाती है। और आप जानते हो बेटा बहुत ही अच्छी तरीके से कि एंट्री नंबर 54 के अंदर इन्हें एग्जेम्प्ट कर दिया गया था नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 के अंदर। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, ये एग्जेम्प्ट होती हैं जीएसटी के अंदर। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई को बेटा मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसको अपन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। सेक्शन नंबर बताओ कौन सा? 24। आगे चलते हैं सर। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बेटा गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है। बताओ चार्जिंग सेक्शन कौन सा है बेटा? सेक्शन नंबर 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, बोलो ऑफ आईजीएसटी एक्ट। तो आईजीएसटी एक्ट का बेटा जो आपका सेक्शन नंबर 5 है वही यहां पर लेवी करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसे कलेक्ट करके चल सकती है। अगला सवाल आप सभी के सामने आ रहा है बेटा ट्रांजैक्शन वैल्यू, सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन नंबर 1। क्या बोला मैंने? सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन नंबर 1 ट्रांजैक्शन वैल्यू की बात करता है बेटा, जहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बताओ? सारे अच्छे बच्चे बताएंगे मुझे क्या लिखा हुआ बेटा, कि ट्रांजैक्शन वैल्यू हुई असेसेबल वैल्यू मानी जाएगी, बस शर्तें बेटा 2 कंडीशंस फुलफिल हो जानी चाहिए। पहली कंडीशन हमारे पास में होती है कि प्राइस ही सोल कंसीडरेशन हो, और दूसरा बेटा बायर एंड सेलर रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए। क्या बोला मैंने? प्राइस ही सोल कंसीडरेशन हो और बायर और सेलर डिस्टिंक्ट पर्सन होने चाहिए, रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए। तो बेटा यहां पर हो जाएगा प्राइस ही सोल कंसीडरेशन हो, पहली कंडीशन की बात ही कर रहा है। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट ऑप्शन। रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स बेटा आप सभी जानते हो सेक्शन नंबर 36 सब सेक्शन नंबर 1 6 ईयर्स के लिए आपको रिटेन करने होते हैं बेटा, जिसको प्यार से हम बोलते हैं 72 मंथ्स, जिसे हम प्यार से बोलते हैं 72 मंथ्स। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। बेटा मैं थोड़ी स्पीड से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी ये सारे के सारे क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुका हूं।
पुराने लेक्चर्स के अंदर, तो वही रिपीट यहाँ पर हो रहे हैं। व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया सीजीएसटी लेवी, बेटा ये स्टेटमेंट टोटली फॉल्स है, हम अच्छे से जानते हैं इंपोर्ट के केस में आईजीएसटी लेवी होकर चलता है। उसके बाद आता है बेटा कि हाईएस्ट टैक्स रेट आईजीएसटी के अंदर 28% है, बिल्कुल सही जवाब है बेटा, ये आपको सेक्शन नंबर 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट के अंदर मिल जाएगा, सेक्शन नंबर 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट के अंदर बेटा मिल जाएगा। ओके सर, अगला सवाल आ रहा है बेटा कि जीएसटी विल नॉट एबॉलिश ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस लेवीड इन इंडिया, बेटा स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि अभी भी कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस लेवी होते हैं, सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को यहां पर बेटा क्या नहीं किया गया है, एबॉलिश नहीं किया गया। आपको पता होगा बेटा अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगकर चलती है, और टबैको पर भी अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगकर चलती है। जहां पर आपको याद हो प्रैक्टिकली बेटा आप ER1 फाइल कर चलते हो, क्या फाइल कर चलते हो, ER1, फॉर्म नंबर ER1 जो एक्साइज में रिटर्न फाइल होता है वो अभी भी फाइल होता है तंबाकू के केस में। तो इसलिए यू कैन नॉट से कि सारे के सारे आपके जो बेटा इनडायरेक्ट टैक्स है वो खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, मतलब ट्रू, बिकॉज वो नॉट की बात कर रहा है ना बेटा, वो कह रहा है नहीं करे, तो हाँ नहीं करे, सही बात है, तो स्टेटमेंट इज ट्रू। अब आ रहा है बेटा कि जीएसटी थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर नॉर्थ, बेटा 25 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट कभी हुआ ही नहीं करती थी, 20 लाख की होती है या 40 लाख की होती है, स्पेशल कैटेगरी बात करोगे तो 10 लाख की होती है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल टुगेदर फॉल्स बेटा। उसके बाद आता है गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स आर क्लासिफाइड इन जीएसटी रिजाइम यूजिंग एसएसी कोड, बेटा एसएसी कोड के द्वारा तो सर्विसेज क्लासिफाई होती है, क्या बोला मैंने, एसएसी कोड के द्वारा तो बेटा सर्विसेज क्लासिफाई होती है, क्या क्लासिफाई होती है, सर्विसेज। एसएसी की फुल फॉर्म होती है बेटा सर्विस अकाउंटिंग कोड, बोलो क्या बोलते हैं, सर्विस अकाउंटिंग कोड। बेटा गुड्स के लिए तो एचएसएन होता है बेटा, क्या होता है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, क्या बोला मैंने, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो स्टेटमेंट इज ऑल टुगेदर बेटा फॉल्स। आगे चलें, हाँ सर, अगला सवाल आ रहा है द टाइम लिमिट बियॉन्ड विच इफ गुड्स आर नॉट रिटर्न्ड द कैपिटल गुड्स, 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 बेटा सेक्शन नंबर 19, रीड विद सेक्शन नंबर 143, क्या बोला मैंने, इन केस ऑफ जॉब वर्कर अगर आपने कैपिटल गुड्स को भेजा है तो बेटा 3 साल के अंदर आपको उसे वापस लाना जरूरी है, अदरवाइज सप्लाई मान लिया जाएगा। आइटम्स आर डेबिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, बेटा क्रेडिट नहीं बोल रहा है, डेबिट बोल रहा है, यानी कि क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल किन किन चीजों के लिए किया जा सकता है, बेटा क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आउटपुट टैक्स के लिए किया जा सकता है, आउटपुट टैक्स, जो कि बेटा सेक्शन नंबर 2 में डिफाइंड है। कहां डिफाइंड है, सेक्शन नंबर 2 में डिफाइंड है। और ये बात कहां लिखी हुई है बेटा कि उसे सिर्फ और सिर्फ आउटपुट टैक्स के लिए ही यूज किया जा सकता है, ये बात लिखी हुई है मेरे प्यारा बच्चों सेक्शन नंबर 49 सब सेक्शन नंबर बताओ 4 के अंदर बेटा, सेक्शन नंबर 49 सब सेक्शन नंबर 4 के अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए किया जा सकता है, आउटपुट टैक्स के लिए किया जा सकता है, यानी इट कैन ओनली बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ आउटपुट टैक्स। उसके बाद आता है बेटा आपके पास में इंडियन जीएसटी मॉडल, आप सभी को पता है बेटा कैनेडियन जीएसटी मॉडल से हम लेकर आए हैं। उसके बाद आता है जीएसटी काउंसिल, बेटा आप सभी को पता है 279 कैपिटल ए के अंदर उसकी स्थापना की जाती है, उसे एस्टेब्लिश किया जाता है। एन का मतलब होता है नॉमेनक्लेचर, ये भी आप मेरे सारे बच्चे अच्छे से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल आ रहा है बेटा आरजी प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू गुड्स सोल्ड बाय इट टू जीके प्राइवेट लिमिटेड, है ना। तो बेटा सप्लायर है यहाँ पर कौन, आरजी प्राइवेट लिमिटेड, रेसिपिएंट है यहाँ पर जीके प्राइवेट लिमिटेड। लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट्स, ध्यान से पढ़िएगा मेरे दोस्त, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट्स, यानी कि बेटा 10 लाख रुपीज के अंदर, जो 10 लाख आपको दे रखा है बेटा, इस 10 लाख के अंदर ना तो टैक्स इंक्लूड है ना ही डिस्काउंट इंक्लूड है, दोनों ही चीजें एक्सक्लूड हो रखी हैं, ठीक है। ओके सर, अगला बोल रहा है बेटा टैक्स लेवीड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी इन द सेल ऑफ सच गुड्स, सीजीएस एंड एसजीएसटी चार्जेबल ऑन द गुड्स, पैकिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस अबव, ठीक है। आरजी लिमिटेड रिसीव्ड 40,000 एज अ सब्सिडी फ्रॉम एन एनजीओ, फ्रॉम एन एनजीओ बेटा, फ्रॉम एन एनजीओ, कहां से बेटा, एनजीओ से रिसीव हुई है, कहां से रिसीव हुई है सारे बच्चे बताएंगे, सर एनजीओ से रिसीव हुई है, यानी कि अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी, है ना, हाँ सर याद आ गया 40,000। और अगली कंडीशन बोल रहा है बता कि द प्राइस ऑफ 10 lakhs इज आफ्टर कंसिडरिंग सच सब्सिडी, मतलब कि बेटा ऐसी सब्सिडी को कंसीडर करने के बाद, मतलब कि 10 लाख रुपीज में से ऑलरेडी 40,000 रुपीज सब्ट्रैक्ट हो रखे हैं, क्या बोला मैंने, 10 लाख रुपए में से 40,000 रुपए ऑलरेडी बेटा सब्ट्रैक्ट हो रखे हैं, तो अपन इसको एड बैक कर देंगे, क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन नंबर 2 के हिसाब से। क्यों, क्योंकि बेटा वहां पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि सेक्शन नंबर, अगर अदर देन, क्या बोला मैंने, अगर अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी है तो उसे
असेसेबल वैल्यू के अंदर ऐड बैक कर दिया जाता है। और बेटा नीचे वो और कुछ बोल रहा है, वो बोल रहा है कि आरजे लिमिटेड ऑफर्स 2% डिस्काउंट ऑफ ऑन द लिस्ट प्राइस। बेटा ध्यान से देखिएगा, 2% ऑन द लिस्ट 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 प्राइस, और लिस्ट प्राइस ये दे रखी है बेटा, लिस्ट प्राइस है आपकी 10 लाख रुपीस। बोलो कितनी है? 10 लाख रुपीस। ठीक है। और बेटा इट विच इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, ओ हो, मतलब हाथों हाथ दे दिया बेटा। ये सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन नंबर 3 वाली बात नहीं है, एग्रीमेंट होने वाली बात नहीं है। ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट नहीं है, ये प्री सप्लाई डिस्काउंट है। ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट नहीं है, ये प्री सप्लाई डिस्काउंट है, यानी कि बेटा सप्लाई देने से पहले ही इनवॉइस के अंदर उसे रिकॉर्ड कर लिया गया। बेटा क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट वेदर द टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी शैल बी इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। पूछ रहा है क्या टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर म्युनिसिपैलिटी के द्वारा चार्ज किया जाने वाला टैक्स क्या उसके अंदर बेटा इंक्लूड किया जाएगा। तो मेरे सारे अच्छे बच्चे मुझे जवाब देंगे कि सेक्शन नंबर 15 की सब सेक्शन नंबर 2। बेटा मेमोरी टेक्निक आप सभी को याद है, मैं वापस आप लोगों को रिवाइज कराना चाहूंगा एक बार के लिए। टाइसन, TAI टाइसन, TAI बताओ क्या है? SN, TAIISN, टाइसन, जिसमें मैंने बताया था एन का कुछ भी मतलब नहीं होता। तो बेटा क्लॉज ए मैंने आपको बताया था टैक्सेस अदर देन, बोलो टैक्सेस अदर देन जीएसटी। तो टैक्सेस अदर देन जीएसटी, तो यहां पर बेटा हाथों हाथ आपका क्या लग जाता है? क्लॉज ए लग जाता है। तो सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए बोलता है कि टैक्सेस अदर देन जीएसटी वैल्यू का पार्ट बनेंगे। तो बेटा म्युनिसिपैलिटी अथॉरिटी के द्वारा, यानी म्युनिसिपल अथॉरिटी के द्वारा जो म्युनिसिपल टैक्स लेवी किया जा रहा है, ये अदर देन जीएसटी है, तो ये यहां पर बेटा एडबैक होकर चलेगा। तो 1 लाख रुपीज एडबैक होगा। द आंसर इज यस। अगला सवाल बेटा आप सभी के सामने आ रहा है और वो बोल रहा है कि स्टेट वेदर सब्सिडी रिसीव्ड बाय द कंपनी शैल बी कंसीडर्ड इन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा बेटा, क्लॉज बी ये होता है, क्लॉज सी ये होता है, क्लॉज डी ये होता है और क्लॉज ई ये होता है। यानी कि यहां पर भी रेफरेंस दिया जाएगा बेटा, और रेफरेंस देऊंगा मैं सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ई का। किसका? क्लॉज ई का। किसका पार्ट बनेगा बताओ मेरे दोस्त? वैल्यू का पार्ट बनेगा। यस इट विल इंक्रीज, यस इट विल इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, क्योंकि बेटा अदर देन कौन सी सब्सिडी है? अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी है। बेटा इस पर मैं रेगुलर क्लास के अंदर बहुत सारे सम सॉल्व करवाता हूं और बहुत सारे इलस्ट्रेशन दिखाता हूं, बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें कर चलते हैं वहां पर। हालांकि अभी यहाँ पर मोटिव बेटा अपना रिवाइज करना है, तो फटाफट से मैंने आपको सेक्शन भी रिवाइज करा दिया, क्लॉज भी रिवाइज करा दिया। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। मेरे दोस्त टैक्सेबल सप्लाई का वैल्यू क्या होगा? तो बेटा फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं टैक्सेबल सप्लाई। आई होप आप लोगों के कैलकुलेटर्स रेडी होंगे। मेरा कैलकुलेटर भी मेरे पास में रेडी है मेरे दोस्त। 10 लाख के अंदर बेटा अपन को क्या क्या ऐड करना है? 1 लाख रुपीज ऐड करना है बेटा, जीएसटी ऐड नहीं करना है, पैकिंग चार्जेस क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है तो ये भी बेटा अपन को ऐड करने पड़ेंगे। इसके बाद में बेटा 40,000 भी ऐड करना है, और 2% लिस्ट प्राइस का अपन को क्या करना है बेटा? प्री सप्लाई डिस्काउंट है, इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं 2% कैलकुलेट करके बता देता हूँ, तो वो निकल कर आएगा बेटा 20,000 रुपीज। कितना निकल कर आएगा? 20,000। मैंने कुछ भी नहीं करा, 10 लाख का 2% कैलकुलेट कर दिया बेटा यहाँ पर। तो देखो बेटा 10 लाख रुपीज प्लस 1 लाख रुपीज 11 लाख रुपीज प्लस 20,000 प्लस आपके पास में 40,000 माइनस 20,000। बेटा मेरे पास में आ रहा है 11,40,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला बेटा क्वेश्चन देखा तो वो आ रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, लेकिन यहाँ पर सवाल बदल गया मेरे दोस्त। द क्वेश्चन इज नाउ चेंज्ड। क्वेश्चन बोल रहा है मिस्टर इजियाज परफॉर्मिंग आर्टिस्ट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू अक्टूबर 2019। बेटा अक्टूबर, कभी भी कोई पीरियड आपको दे रखा हो तो बेटा जीएसटी के अंदर इसे प्यार से बोला जाता है टैक्स पीरियड। जीएसटी के अंदर इसे प्यार से बोला जाता है, क्या बोला जाता है? टैक्स पीरियड। ओके सर। परफॉर्मिंग क्लासिकल डांस, बेटा आपको ध्यान होना चाहिए कि कुछ एंट्रीज, मैं हमेशा बोलता हूं एंट्री नंबर याद रखना जरूरी नहीं है, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि मैं अपनी रेगुलर क्लास के अंदर बच्चे को एंट्री नंबर भी याद करवा देता हूं। क्या बोला मैंने? मैं एंट्री नंबर भी याद करवा देता हूं। तो बेटा 12 बेटा 2017 आपको याद है तो ठीक है, याद नहीं है तो ठीक है, लेकिन इतना जरूर याद रहना जरूरी है कि साहब ऐसा कुछ तो है। ठीक है, वो याद रहना जरूरी है बेटा। तो 12 बेटा 2017 के अंदर आप अच्छे से जानते हो कि बेटा क्लासिकल डांस के रेस्पेक्ट में आपको एग्जामिशन मिल जाती है। तो बेटा 1,40,000 पे जीएसटी नहीं लगेगा, इसलिए मैं कांटा लगा रहा हूं। परफॉर्मिंग इन टेलीविजन सीरियल बेटा बिल्कुल लगेगा। एज अ ब्रांड एम्बेसडर 12 लाख बेटा 1,50,000 से ऊपर है, तो यहां पर भी बेटा 100% टैक्सेबल बनेगा। कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट, बेटा एंट्री नंबर 80 याद करो, एंट्री नंबर
80 यहाँ पर एग्जाम्शन आपको मिल जाएगी, क्योंकि अगर आप रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जो कि आर्ट से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, आर्ट से रिलेटेड, उसमें कोचिंग और ट्रेनिंग, क्या बोला मैंने, कोचिंग और ट्रेनिंग देते हैं, तो बेटा उसके रेस्पेक्ट में आपको एग्जाम्शन मिल जाती है। ये बेटा बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट कहती है कि साहब हम आर्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि कोचिंग और ट्रेनिंग दी जाए, तो उस पर हम क्या लगा के नहीं चलेंगे, जीएसटी लगाकर नहीं चलेंगे, तो यहां पर एग्जाम्शन दे दी। उसके बाद बेटा एक्टिविटीज इन स्कल्पचर मेकिंग, बेटा कोई यहां पर एग्जाम्शन नहीं है, फुली टैक्सेबल होगा। परफॉर्मिंग वेस्टर्न डांस, ओहो वेस्टर्न डांस अगर आप कर रहे हो बेटा बैलेट, तो बेटा वहां पर जीएसटी लगकर चलेगा। तो फटाफट से पहला क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। तो बेटा पहले ही सवाल के अंदर वो आपसे टैक्सेबल सप्लाई मांग रहा है, टैक्सेबल सप्लाई का वैल्यू मांग रहा है। तो फटाफट से देख लें, जो जो मैंने टिक करा है सिर्फ उसी को ऐड करना है। तो 2,80,000 प्लस 12 लाख रुपीज प्लस 3,10,000 प्लस 90,000, योर करेक्ट आंसर इज बेटा 18,80,000। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल बेटा यही आपके सामने वापस है, व्हाट विल बी हिज जीएसटी लाइबिलिटी। बेटा जीएसटी लाइबिलिटी कितनी होगी, अगर रेट मुझे 18% का दे रखा है तो आई जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 18% एंड दैट विल गोना बी 338,400। योर करेक्ट ऑप्शन विल गोना बी ऑप्शन नंबर सी। आगे चलें दोस्तों, आगे क्वेश्चन बोल रहा है, आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मशीन जिसका टर्न ओवर बेटा किससे ज्यादा है, मोर देन 1.5 CR, जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है, ऐसा एक मैन्युफैक्चरर है जो मशीन्स बनाता है। यानी कि बेटा टिपिकली हम अगर मॉडल तैयार करें तो हम मॉडल के अंदर क्या बोल सकते हैं कि सप्लायर अंकल कौन है, सप्लायर अंकल है आर। बोलो सारे बच्चे, सप्लायर अंकल है आर। रिसीव्ड एन एडवांस, बेटा रिसीव करता है एडवांस कितने का, 1,20,000 का। बेटा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि गुड्स के केस में, क्योंकि मशीन बेटा गुड्स है, हालांकि अभी अपन क्वेश्चन आगे रीड करेंगे, बट जितना रीड करा उसके बेसिस पे अगर मैं आपको इंटरप्रेट करने को बोलूं तो आप क्या इंटरप्रिटेशन निकालोगे कि बेटा मशीन का डीलर है, यानी सप्लाई क्या करता होगा, मशीन सप्लाई करता होगा। और क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि एडवांस रिसीव हुआ है, क्या बोला मैंने, एडवांस रिसीव हुआ है। और आप सभी जानते हो बेटा कि गुड्स के केस में you very well know and you all very well know कि बेटा अगर गुड्स का केस है मेरे दोस्त, तो गुड्स के केस के अंदर अगर आपको बेटा एडवांस रिसीव होता है तो नोटिफिकेशन नंबर लगता है, और वो कौन सा लगता है बेटा 66/2017। और इस नोटिफिकेशन नंबर ने बोला था कि जो सेक्शन नंबर 12 में लिखा हुआ है, जो सेक्शन नंबर 12 में लिखा हुआ है गुड्स के रेस्पेक्ट में टाइम ऑफ सप्लाई को लेकर, वो लिखा हुआ है कि इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो बेटा ऐसा लिखा हुआ है नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 के अंदर कि पेमेंट को यहां से हटा दिया जाएगा, यानी कि टाइम ऑफ सप्लाई सिर्फ और सिर्फ बेटा इनवॉइस की डेट ही होकर चलेगी पूरे अमाउंट के रेस्पेक्ट में, भले ही एडवांस आया हो कोई मैटर नहीं करता। इन रेस्पेक्ट ऑफ द फुल अमाउंट, क्या बोला मैंने, इन रेस्पेक्ट ऑफ द फुल पेमेंट, in respect of the full payment your invoice date will gonna be your time of supply। ठीक है, हाँ बेटा ये ऑलरेडी मैं बहुत सारी जगहों पर डिस्कस कर आ चुका हूं। अगर आपने मेरे अभी तक क्या नहीं देखे हैं वर्क बुक लेक्चर, बेटा 7 लेक्चर्स हैं जिसके अंदर मैंने पूरी की पूरी वर्क बुक के आपके सारे स्टडी नोट्स डिस्कस कर दिए हैं, तो फटाफट से जाके देखें, बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएं बेटा, एक भी क्वेश्चन मैंने वहां पर नहीं छोड़ा रखा, और रिवाइज भी साथ में करा रखा है, यानी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वहां पर मैंने हाथों हाथ उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजन है वो डिस्कस कर दिया। तो जरूर जाके देखें बेटा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। फिलहाल फटाफट से क्वेश्चन की बात करते हैं और आगे क्वेश्चन को फर्दर रीड कर चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि आर एक मैन्युफैक्चरर है जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है, ठीक है, उसको बेटा एडवांस रिसीव हुआ, कितने का एडवांस रिसीव हुआ, 1,20,000 का एडवांस रिसीव हुआ अलोंग विद द परचेज ऑर्डर ऑन, बेटा कब रिसीव हुआ, 15/1 को, ठीक है। और बेटा सप्लाई क्या करनी है, मशीन, देखा मैंने कहा ना बेटा मशीन ही सप्लाई करनी है, मशीन गुड्स होती है सर्विस नहीं होती। और बेटा टोटल वैल्यू 20 लाख रुपए है, तो बेटा एडवांस जो रिसीव हुआ ना मेरे को 1,20,000, उसके रेस्पेक्ट में मेरे को कोई लेना देना नहीं है दोस्त, कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो आप, क्यों, क्योंकि पूरी वैल्यू पर पूरे 20 लाख रुपीस के ऊपर बेटा जो जीएसटी लेवी होगा वो इनवॉइस की डेट पर होगा। कौन सी डेट पर होगा बताओ, इनवॉइस की डेट पर होगा। एडवांस पेमेंट वॉज एंटर्ड इन द बुक्स, बेटा कोई मतलब नहीं है कब एंटर हुआ, कब क्रेडिट हुआ बैंक के अंदर, इट इज नॉट एट इंपॉर्टेंट एट ऑल। द मशीन इज मैन्युफैक्चर्ड एंड आफ्टर अप्रूवल हैज बीन डिलीवर्ड टू द बायर ऑन 25th एंड द इनवॉइस वॉज रेज्ड एट द टाइम ऑफ रिमूवल। और आप अच्छे से जानते हो बेटा सेक्शन नंबर 31
देखो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर आर अंकल ने बेटा सप्लाई कर दी है। किसने? आर अंकल ने या एस वाले अंकल ने बेटा। सप्लायर ने रेसिपिएंट को माल दे दिया, सप्लायर ने रेसिपिएंट को माल सप्लाई कर दिया, यानी जो मशीन है बेटा वो मशीन यहां पर डिलीवर हो चुकी है। और मशीन डिलीवर हुई है कितनी तारीख को? वो हुई है बेटा आपके पास में 25 ऑफ जनवरी को। कब हुई है बताओ? 25 ऑफ जनवरी 2020 को डिलीवर हुई है। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा कि जिस दिन रिमूवल होता है उसी दिन इनवॉइस कटना जरूरी है। सर ऐसा कहां लिखा बेटा? ऐसा सेक्शन नंबर 31 में आपको मिलता है, जहां पर गुड्स के रिस्पेक्ट में टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस बताई जाती है। क्या बताई जाती है? बोलो। टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस। बेटा इशू ऑफ इनवॉइस के रेस्पेक्ट में टाइम लिमिट मिलती है आपको। इशू ऑफ इनवॉइस के रेस्पेक्ट में आपको क्या मिलती है बताओ? टाइम लिमिट। और वो टाइम लिमिट बेटा गुड्स के केस में बहुत क्लियर कट तरीके से दे रखी है। बोलो क्या दे रखी है? वो दे रखी है कि ऑन और बिफोर द रिमूवल और डिलीवरी। क्या बोला? ऑन और बिफोर द रिमूवल, ऑन और बिफोर द रिमूवल और डिलीवरी, ऑन और बिफोर द रिमूवल और डिलीवरी। तो बहुत ही सीधे सीधे शब्दों में यहां पर ये चीज लिखी हुई है बेटा, ऑन और बिफोर द रिमूवल और डिलीवरी। और बेटा अपने केस में क्योंकि रिमूवल हुआ है 25 को बेटा, मशीन को रिमूव कर कर किसको दे दिया गया? रेसिपिएंट को दे दिया गया। कितनी तारीख को दे दिया गया मेरे दोस्त? 25 को दे दिया गया। तो 25 को इनवॉइस कट जाना चाहिए था, क्योंकि बेटा निकलने से पहले या निकलते वक्त आपको इनवॉइस इशू कर देना है। और क्योंकि यहां पर इनवॉइस इशू हो गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया बेटा इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर में से अब इनवॉइस को ही कंसीडर करना होगा। तो यहां पर बेटा आपका बताओ टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकल जाएगा? बेटा इनवॉइस की डेट ही निकल जाएगी पूरे 20 लाख रुपीस के रेस्पेक्ट में। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिसिप्ट ऑफ 1,20,000। बेटा टाइम ऑफ सप्लाई 1,20,000 के रेस्पेक्ट में कंप्यूट करना ही नहीं है। नॉट REQUIRED, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, हाँ। लेकिन इस 1,20,000 के रेस्पेक्ट में ऐसा नहीं है कि बेटा निकालना ही नहीं है, निकालेंगे तो सही, बट फॉर द टाइमिंग इसे एडवांस मानकर ना निकालकर अपन पूरी वैल्यू पर, यानी कि पूरे 20 लाख रुपीस पर अलोंग विद 1,20,000, बेटा 1,20,000 को मिलाते हुए पूरे 20 लाख पर कब निकालेंगे? इनवॉइस की डेट पर निकालेंगे, यानी 25/1 को निकालेंगे। और क्योंकि बेटा ऑप्शन में यहां पर मेरे को कहीं पर भी 25 नहीं दिखाई दे रहा, तो तीनों ऑप्शन होंगे, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। अगला सवाल आ रहा है बेटा व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिसिप्ट ऑफ 18,80,000। बेटा इसके लिए अलग से कंप्यूट नहीं होगी। यहां पर भी मैं यही बोलूंगा कि पूरे 20 लाख के रेस्पेक्ट में 18,80,000 के लिए अलग से कंप्यूट नहीं होगी। दिस क्वेश्चन इज स्लाइटली इनकरेक्ट। द क्वेश्चन इज स्लाइटली इनकरेक्ट। बेटा पूरे 20 लाख के रेस्पेक्ट में आंसर होने वाला है बेटा आपका 25 ऑफ जनवरी 2020। और बेटा अगला कह रहा है कि व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई if in another case R issue an invoice of rupees 64,100। बेटा 64,100 का कोई अमाउंट यहां पर प्रिवेल नहीं करता पूरे क्वेश्चन के अंदर। इन द होल क्वेश्चन व्हाट आई एम सेइंग इज इन द होल क्वेश्चन देयर इज नो अमाउंट पर्टेनिंग लाइक टू 64,100। पूरे सवाल के अंदर कहीं पर भी 64,100 का कोई अमाउंट नहीं दे रखा, कोई अमाउंट नहीं दे रखा। लेकिन स्टिल अगर मैं बोलूंगा कि वो कोई पार्ट पेमेंट कर रहा है या कुछ उसने केस बनाने की कोशिश करी है, तो उस केस में भी बेटा पेमेंट से कोई लेना देना नहीं होगा। गुड्स का केस है, इनवॉइस की डेट ही यहां पर कंसीडर की जाएगी। और क्योंकि इनवॉइस की डेट मुझे दे नहीं रखी बेटा, तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा बताओ? ऑप्शन होगा बेटा आपका नन ऑफ दीज, क्योंकि यहां पर ले रहा है बेटा कि इशू एन इनवॉइस जो है वो ऑन गुड्स 10/1/20 बेटा क्वेश्चन में स्लाइटली चेंज करा है इन्होंने, और इन्होंने बोला है कि 64,100। हालांकि 64,100 का कोई अमाउंट दे नहीं रखा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग ये कह रहे हैं कि इनवॉइस इशू कराएं 64,100 के रिस्पेक्ट में 10/1 को। बेटा जब इनवॉइस इशू होगा तभी टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन सिर्फ 64,100 के लिए, किसके लिए? 64,100 के लिए। हालांकि 64,100 क्या है हमें नहीं पता, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी 64,100 का जिक्र यानी कि मेंशन नहीं है। देयर इज नो मेंशन अबाउट दिस अमाउंट इन द क्वेश्चन। बट हालांकि मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि इट इज अ सेपरेट क्वेश्चन, आई एम अज्यूमिंग दैट इट इज अ सेपरेट क्वेश्चन, इट इज अ सेपरेट क्वेश्चन एंड देयरफॉर दिस इज अ सेपरेट अमाउंट। और उस अमाउंट के रिस्पेक्ट में इनवॉइस इशू हुआ है 10/1 को, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 10/1 यानी ऑप्शन नंबर ए बेटा। ठीक है, हाँ।
एक ही चीज याद रखनी है सर, व्हाट इज द क्रक्स, व्हाट इज द समरी? बेटा समरी इज वेरी सिंपल। इन केस ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ द होल अमाउंट will gonna be the date of invoice, will gonna be the date of invoice। पक्का? हाँ सर पक्का। आगे चलें, आगे चलो। Your next question is, Miss Lakshmi intended to start a new business in January 2020। बेटा लक्ष्मी जी जो है, लक्ष्मी जी जनवरी 2020 में क्या करना चाहती हैं बताओ? एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं। ओके, furnishes the following information pertaining to the period of 31st of March 2020। बेटा 31st of March 2020 तक की उन्होंने मुझे डिटेल यहाँ पर दे रखी है। डिटेल के अंदर सबसे पहले डिटेल आ रही है इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स 14 लाख रुपीज। इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ एग्जेम्प्टेड सर्विसेज, ठीक है। एक्सपोर्ट सेल्स, बेटा क्या बोला मैंने? एक्सपोर्ट सेल्स यानी कि बेटा इंटर स्टेट सप्लाई, इंडिया के बाहर, बेटा इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट, और अगर इंडिया के बाहर भेजेंगे तो वो एक्सपोर्ट बन जाएगा, और एक्सपोर्ट को प्यार से बेटा बोला जाता है इंटर स्टेट। क्या बोला जाता है बताओ? इंटर स्टेट। सेक्शन नंबर 7 ऑफ IGST एक्ट, बेटा सेक्शन नंबर 7 ऑफ IGST एक्ट, और वहां पर बेटा आपका ये 3,20,000 दे रखा है। और सप्लाईज मेड एज एजेंट ऑफ अ प्रिंसिपल, और बेटा एजेंट का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही बहुत डिटेल में समझा कर आ चुका हूं कि हमारे यहां पर जीएसटी के अंदर बेटा एजेंट 2 तरीके के पाए जाते हैं। कितने तरीके के पाए जाते हैं मेरे दोस्त? 2 तरीके के एजेंट पाए जाते हैं इन जीएसटी। देयर आर 2 टाइप ऑफ एजेंट्स। क्या बोलेंगे बेटा? इन जीएसटी एजेंट्स आर ऑफ 2 टाइप। क्या बोला मैंने? एजेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ओके, यस सर। बेटा एक होता है जिसको बोलते हैं आप शेड्यूल फर्स्ट वाला एजेंट, और एक होता है जिसको आप प्यार से बोलते हो बेटा इंटरमीडियरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं साहब। इंटरमीडियरी कहां डिफाइंड है बेटा? इंटरमीडियरी सेक्शन 2 ऑफ IGST एक्ट में डिफाइंड है। कहां डिफाइंड है? सेक्शन 2 ऑफ IGST एक्ट। और बेटा शेड्यूल 1 वाला एजेंट कहां डिफाइंड है? वो डिफाइंड है बेटा सेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट। वो कहां डिफाइंड है? सेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट। कोई शक, कोई सवाल? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम की बात यहां पर नहीं है। सर शेड्यूल 1 वाला एजेंट कौन होता है? बेटा शेड्यूल 1 वाले एजेंट के रिस्पेक्ट में हमेशा आपको एक केस स्टडी बनाकर समझाने की कोशिश करते हैं, और वो इस प्रकार होती है कि अगर प्रिंसिपल है, एजेंट है और बायर है, अगर प्रिंसिपल है, एजेंट है और बायर है, तो मैं हमेशा आपको समझाता हूं, थोड़ा नीचे लिख लेता हूं ताकि आसानी हो बेटा समझाने में। अगर प्रिंसिपल है, एजेंट है और बायर है, तो मैं बोलता हूं प्रिंसिपल ने बेटा एजेंट को भेजा होगा और एजेंट ने आगे बेचा होगा। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल ने एजेंट को भेजा होगा और एजेंट ने आगे उसे बेचा होगा। भेजा और बेचा में फर्क होता है। तो बेटा हिंदी हमारी अगर थोड़ी सी गलत हो जाए तो क्षमा करिएगा, बट आई वॉन्ट टू राइट भेजा और बेचा बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। प्रिंसिपल भेजता है एजेंट को, एजेंट आगे बेचता है। बट बेटा यहां पर एजेंट शेड्यूल 1 वाला एजेंट तब बनेगा जब ये एजेंट आगे अपने नाम से बेचेगा अपने नाम से, यानी ऑन इनवॉइस इशू करेगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। यानी आगे जो इनवॉइस इशू हो रही है बेटा, बी को जो इनवॉइस इशू हो रही है, बी को तो पता ही नहीं है कि प्रिंसिपल कौन है साहब। बी डजंट नो द प्रिंसिपल, बी नोज नथिंग अबाउट द प्रिंसिपल, बिकॉज द इनवॉइस इशूड टू द बी इज ऑन द नेम ऑफ द ए। द इनवॉइस बेटा, इनवॉइस माल की चिट्ठी, माल का आप बोलते ना बिल जो फाड़ रहा है वो ए फाड़ रहा है खुद के नाम से, यानी कि ऊपर बिल के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है वो किसका लिखा हुआ है? वो ए का लिखा हुआ है। ऐसे केस के अंदर शेड्यूल 1 ने बोला कि भले ही बेटा पीछे से कंसीडरेशन ना गया हो, भले ही एजेंट ने प्रिंसिपल को कंसीडरेशन ना दिया हो, ये इस तरह से दिखाया गया हो कि भेजा है, बेचा नहीं है, भेजा है, और जीएसटी बचाने की कोशिश की गई हो, अगर जीएसटी बचाने की कोशिश की गई हो भेजा दिखाकर, क्या बोला मैंने? भेजा दिखाकर, बेचा दिखाकर नहीं, भेजा दिखाकर, तो फिर हम उसे क्या मान लेंगे बेटा? डीम्ड सप्लाई मान लेंगे। क्या मान लेंगे? डीम्ड सप्लाई। विदाउट कंसिडरेशन भी उसे सप्लाई मान लिया जाएगा शेड्यूल 1 के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा, ये वाला जो एजेंट होता है ये शेड्यूल 1 में आता है, क्योंकि हम कहते हैं कि अगर आगे सप्लाई हो रही है,
हम कहते हैं कि अगर आगे सप्लाई हो रही है तो पीछे क्या हुआ था, पीछे भी कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। बोलो हाँ क्या ना। हाँ सर, तो इसलिए बेटा यहां पर पीछे भी सप्लाई बना दिया जाता है शेड्यूल 1 के अंदर। जबकि मैं इंटरमीडिएरी की अगर बात करूं बेटा, तो इंटरमीडिएरी के अंदर भी कुछ इसी प्रकार होता है। यहां पर भी प्रिंसिपल होता है, एजेंट होता है और बायर अंकल होते हैं। यहां पर भी जो प्रिंसिपल है बेटा वो एजेंट को भेजता है। वो एजेंट को क्या करता है बेटा, भेजता है, भेजता है, यहां पर भी भेजता है। लेकिन यहां पर बेटा एजेंट आगे बेचता है ऑन इनवॉइस पर नहीं, प्रिंसिपल की इनवॉइस पर। क्या बोला मैंने, ऑन इनवॉइस पर नहीं, प्रिंसिपल की इनवॉइस पर। यानी बेचता तो है, क्या बोला मैंने बेटा, बेचता तो है, इट सेल्स, हाँ बेचता है साहब, बेचता है, बट ऑन इनवॉइस नहीं बेटा, ऑन प्रिंसिपल्स इनवॉइस, ऑन प्रिंसिपल्स इनवॉइस। तो बेटा प्रिंसिपल इनवॉइस के ऊपर गुड्स की क्या की जाती है बताओ, प्रिंसिपल इनवॉइस के ऊपर गुड्स की जाती है सप्लाई। प्रिंसिपल इनवॉइस के ऊपर गुड्स की सप्लाई आगे एजेंट करके चलता है। यानी कि साहब ये टर्नओवर किसका होगा बताओ, यहां पर बेटा टर्नओवर किसका था, यहां पर ये जो सप्लाई हुई है ये टर्नओवर किसका था बेटा, ये टर्नओवर था ए का, एजेंट का। लेकिन यहां पर मेरे मालिक जो टर्नओवर हो रहा है वो किसका हो रहा है, पी का। यानी ये पी की सेल मानी जाएगी बेटा। ये सेल्स कौन रिकॉर्ड करेगा, ये सेल्स पी रिकॉर्ड करेगा। तो बेटा हमने बोला कि इसका मतलब तो बेटा ये हुआ हिडन वे में, हिडनली दिस सप्लाई इज एक्चुअली मेड बाय पी टू बी, एक्चुअली मेड बाय पी टू बी। एजेंट तो सिर्फ इंटरमीडियरी है। तो सर एजेंट को क्या मिलेगा बेटा, इधर से भी और इधर से भी कमीशन मिलेगा, इधर से भी और इधर से भी कमीशन मिलेगा। इसने तो सिर्फ मिलवाने का काम करा है, इसलिए यहां पर शेड्यूल 1 की बात नहीं आती। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। मैं आपके लिए फुल स्क्रीन कर देता हूं, फटाफट से बेटा आप यहां पर स्क्रीन शॉट इसका ले लीजिए या फिर इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हाँ सर, हाँ जी बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया, हाँ सर ले लिया, वापस आ जाओ, वहां से वापस आ जाओ। लो बेटा मैं वापस आ गया आप सभी के लिए। फटाफट से आगे की बात कर कर चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करी थी, और क्योंकि बेटा यहाँ पर मेंशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर कि ये इंटरमीडिएरी है, तो अपन यहाँ पर इसको शेड्यूल 1 वाला एजेंट मानकर चलेंगे। क्या मानकर चलेंगे, शेड्यूल 1 वाला एजेंट। यानी हम ये मानेंगे कि जो मिस लक्ष्मी है, जो मिस लक्ष्मी है वो एजेंट का रोल अदा कर रही हैं अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर। और मिस लक्ष्मी जो है वो 2,40,000 की जो सप्लाई कर रही हैं वो खुद की इनवॉइस पर कर रही हैं। किसकी इनवॉइस पर कर रही हैं बेटा, खुद की इनवॉइस पर, ऑन इनवॉइस इसे माना जाएगा, ऑन इनवॉइस से सप्लाई से माना जाएगा। यानी ये किसके टर्नओवर में इंक्लूड किया जाएगा, सारे बच्चे बताएंगे फटाफट से बताओ मेरे दोस्त, किसकी इनवॉइस में इसे इंक्लूड किया जाएगा, किसके टर्नओवर में इसे इंक्लूड किया जाएगा, एजेंट के टर्नओवर में इसे इंक्लूड किया जाएगा। वेरी वेरी गुड, सही जवाब है बेटा सबका। तो यहां पर मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मेरे से पहला सवाल पूछ रहा है बेटा वो कि आपके रेस्पेक्ट में एग्रीगेट टर्नओवर क्या होगा, ठीक है। तो व्हाट इज द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मिस लक्ष्मी फॉर द पीरियड ऑफ, फॉर द पीरियड टिल 31st ऑफ मार्च, एग्रीगेट टर्नओवर कितना होगा। तो बेटा कुछ भी नहीं है, इसमें अपन क्या क्या ऐड कर देंगे, 14 लाख प्लस 4 लाख प्लस 3,20,000 प्लस 2,40,000। द करेक्ट आंसर इज 23,60,000। यानी बेटा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सर आपने कैसे निकाला बेटा, बड़ा आसान है, मैं आपको बताता हूं, इसमें तो कोई झंझट की बात ही नहीं है। सर कैसे, ऐसे बेटा कि हमारे पास सेक्शन नंबर 2 आता है और उसका बेटा क्लॉज 6 आता है जहां पर एग्रीगेट टर्नओवर बताया जाता है। मैं पिछले लेक्चर के अंदर भी बेटा एग्रीगेट टर्नओवर को और इससे पहले कई बार एग्रीगेट टर्नओवर को डिटेल में समझा चुका हूं। एग्रीगेट टर्नओवर मींस ऑल आउटवर्ड सप्लाईज। क्या बोला मैंने, ऑल आउटवर्ड सप्लाईज, दैट्स इट बेटा। जितना भी बाहर की तरफ जा रहा है, आने वाला नहीं बेटा, आने वाला नहीं, जाने वाला, जो मैं बेच रहा हूं, जितना भी निकल रहा है मेरे पास से, आ क्या रहा है उससे मतलब नहीं है, उसको इनवर्ड सप्लाई बोलते हैं, वो परचेज होती है। परचेज से मतलब नहीं है, मालिक बेचने से मतलब है, और जो भी बेचा है वो सारा का सारा आपका किसका पार्ट बनेगा बेटा, एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा। क्योंकि चाहे इंट्रा बोलो, चाहे इंटर बोलो, चाहे टैक्सेबल बोलो, चाहे एग्जेम्प्ट बोलो, वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनता है। एग्जेम्प्ट के अंदर क्या क्या आता है बेटा, एग्जेम्प्ट के अंदर आपके पास में आपका निल रेटेड भी आता है, 100% एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन भी आता है, और नॉन
टैक्सेबल भी आता है। मैंने ऐसे क्यों करा उसके पीछे मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिटेल में कहानी बता चुका हूं। तो बेटा यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज स्टेट वेदर शी वुड रिक्वायर टू गेट हर सेल्फ रजिस्टर्ड फॉर जीएसटी। बेटा जो बंदी, जो हमारी लक्ष्मी माता हैं, वो एक्सपोर्ट कर रही हैं, एक्सपोर्ट का मतलब होता है इंटर स्टेट सप्लाईज, वो शेड्यूल 1 में एजेंट बन रही हैं। बेटा आप एजेंट बन जाते हो या फिर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर देते हो, इंटर स्टेट कर देते हो मालिक, तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन नंबर 24 होता है जो बोलता है कि मालिक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। बेटा इसका तो वैसे भी एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो रहा है और ये सर्विसेज भी दे रही हैं, और सर्विसेज के केस में लिमिट होती है 20 लाख। तो चाहे सेक्शन 22 से चले जाओ, चाहे सेक्शन 24 से चले जाओ, रजिस्ट्रेशन तो बेटा कराना ही पड़ेगा। अगला सवाल आ रहा है बेटा आप सभी के सामने, व्हाट विल बी द जीएसटी लायबिलिटी अगर 18% से पे होता तो बेटा टर्नओवर कितना था उससे मतलब नहीं होता। यहां पर ध्यान रखना बेटा, ऐसा नहीं है टर्नओवर पे डायरेक्ट आप जो टैक्स रेट है वो अप्लाई करके टैक्स कैलकुलेट करोगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम्प्ट सर्विसेज भी यहां पर है। एक्सपोर्ट सप्लाई, बेटा एक्सपोर्ट के रेस्पेक्ट में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि एक्सपोर्ट सप्लाई जो होती है उसे हमारे यहां पर प्यार से क्या बोला जाता है बेटा, सेक्शन नंबर 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, सेक्शन नंबर 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट के अंदर बेटा उसे जीरो रेटेड सप्लाई, ZRS क्या बोला मैंने, जीरो रेटेड सप्लाई का दर्जा दिया जाता है, यानी उस पर जो रेट एप्लीकेबल होता है वो जीरो होता है, मतलब कि आपको टैक्स पे नहीं करना होता, और अगर करते भी हो तो बेटा उसका रिफंड आपको दे दिया जाता है, यानी विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स और विद पेमेंट ऑफ टैक्स दो ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। नीतिमत्ता है साहब रेट को जीरो रखने की, व्हाट आई एम सेइंग इज नीतिमत्ता है रेट को जीरो रखने की, बोलो हाँ के ना। तो क्या 3,20,000 पर बेटा मैं यहां पर टैक्स का रेट अप्लाई करूंगा, बोलो करूंगा। बेटा अगर विद पेमेंट ऑफ टैक्स पे कर रहे हो तो करना पड़ेगा, इफ यू आर पेइंग इट विद पेमेंट ऑफ टैक्स तो करना पड़ेगा, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा यहां पर तो होगा, यहां पर नहीं होगा, और अगर आप अज्यूम कर रहे हो कि विद पेमेंट ऑफ टैक्स है तो यहां पर भी होगा, और एजेंट वाले केस में तो बेटा होगा ही होगा, एजेंट वाले केस में तो होगा ही होगा, पक्का। हाँ सर, क्योंकि मैंने यहां पर माना था कि मिस लक्ष्मी अपने नाम से बेच रही है ना, मैंने शेड्यूल 1 वाला एजेंट यहां पर अज्यूम करा था। तो 14 लाख रुपीज प्लस 3,20,000 और प्लस 2,40,000, तो बेटा इट विल गोना बी और 18%, 352,800, 352,800। बेटा मेरे को ऑप्शन में कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा 352,800 में, फिर से बोल रहा हूं मैं एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स अज्यूम कर रहा हूं, आई एम अज्यूमिंग इट विद पेमेंट ऑफ टैक्स, बट मेरे को ऑप्शन नहीं मिल रहा। ऐसा अगर बेटा एग्जाम में हो जाए तो ध्यान रखना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर है आपका, आप हिट एंड ट्रायल मेथड से चल सकते हो। क्या बोला, हिट एंड ट्रायल मेथड। अगर ऑप्शन नहीं मिलता तो अजम्पशन को हटाओ और इस पर भी क्या कर दो, क्रॉस कर दो, मतलब कि इस पर भी आप ये मान के चलो कि विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स वाला मेथड यहां पर लग रहा है। अपन विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स वाले से भी एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 14 लाख पर देना है, और अब क्योंकि मैंने बेटा एक्सपोर्ट को बाहर निकाल दिया तो सिर्फ 2,40,000 पर देना है, तो टोटल होगा 16,40,000, और उस पर बेटा अगर मैं 18% कंप्यूट करूंगा तो निकल कर आएगा बेटा 295,200। बेटा अभी भी ऑप्शन टैली नहीं कर रहा, अभी भी मेरा आंसर आ रहा है 295,200, और अभी भी ऑप्शन टैली नहीं कर रहा बेटा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। क्योंकि बेटा अगर मैंने टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करी है, क्या बोला मैंने, टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करी है इंट्रा स्टेट सप्लाई मालिक, तो कहीं ना कहीं जीएसटी तो लेवी 100% होगा ही होगा बेटा। 14 लाख के ऊपर 100% लेवी होगा। उसके बाद जैसा कि मैंने बोला एक्सपोर्ट सेल्स पर बेटा आप अज्यूम कर चल सकते हो, अगर अज्यूम करने से ऑप्शन टैली हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अज्यूम करने से ऑप्शन टैली नहीं होता है तो आप अपनी अजम्पशन को सेट असाइड कर दो, हटा दो, और बिना अजम्पशन लिए कैलकुलेट करके देखो। अपने केस में बेटा अपन ने देखा था विद पेमेंट ऑफ टैक्स, तो अपन ने यहाँ पर 3,20,000 के ऊपर 18% अप्लाई करा, लेकिन आंसर नहीं आया तो अपन ने उसे हटा दिया और फिर अपन ने उस पर अप्लाई नहीं करा। इन दैट केस दो ही बच जाती है बेटा, एक तो आपने जो एजेंट के थ्रू सप्लाई करी है और एक जो टैक्सेबल सप्लाई करी है, तो दोनों ही 14 लाख और 2,20,000 दोनों को तो जोड़ना ही पड़ेगा बेटा, इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव इज नॉट अवेलेबल। तो आपको इसको सम करना ही पड़ेगा और उसके ऊपर बेटा आपको 18% अप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर निकल कर आएगा कितना, 295,200, जो कि ऑप्शन के अंदर मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। कोई भी क्वेरी आए बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। और ये जो बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं सर कि इंस्टीट्यूट के आंसर गलत है, बेटा मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसके अंदर। व्हाट आई कैन डू, ऑल आई कैन डू इज आई कैन मेल द इंस्टीट्यूट,
मैं इंस्टीट्यूट को इसके लिए एक चिट्ठी लिखकर भेज सकता हूँ, एक ईमेल भेज सकता हूँ कि साहब इसे सही कर दीजिए। उसके बाद भी अगर इंस्टीट्यूट सही नहीं करता बेटा तो इट इज़ इंस्टीट्यूट्स चॉइस। लेकिन आप जानते हैं और आप देख सकते हैं बेटा कि जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है। मैं कहता हूँ मेरी बात आप मत मानो बेटा, आप जाकर बुक रीड कर लो, आप बुक रीड कर लो। मैं जो बता रहा हूँ ना वो चीज़ आप किताब में जाके पढ़ लो, ठीक है। अपनी किताबों में गलत लगता है, सीए इंस्टीट्यूट की किताब पढ़ लो बेटा। और मैं तो कहता हूं क्या सीए इंस्टीट्यूट की किताब और क्या सीएमए इंस्टीट्यूट की किताब बेटा, आप बेयर लॉ, जो आपका बेयर एक्ट होता है, जो आपके ई गेजेट, ऑफिशियल गेजेट ऑफ इंडिया के अंदर पब्लिश होता है बेटा, वो जाके पढ़ लो, ठीक है। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। और दूसरी चीज बेटा ये कि हम किसी चीज को, किसी गलत चीज को सही नहीं बना सकते सिर्फ बुक से टैली कराने के लिए। अगर कोई चीज रॉन्ग है तो वी कैन नॉट मेक इट राइट जस्ट टू टैली इट विद द आंसर ऑफ द बुक, बिकॉज द आंसर ऑफ द बुक इज इनकरेक्ट, वी कैन नॉट से दैट दिस थिंग इज ऑल्सो इनकरेक्ट। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। तो इसलिए बेटा इन दिस केस द करेक्ट आंसर इज 295 200 and it is not available in the any of the options, so the correct option from my point of view is your option number D. Beta, moving further, your next question is Messrs XYZ Limited having its head office at Mumbai is registered as ISD। अरे वाह, ISD वाला कॉन्सेप्ट आ गया बेटा। हाँ सर, ISD वाला कॉन्सेप्ट आप जानते हो ना बेटा, एक होता है ISD, ये मैंने आपको बता भी रखा है, एक होता है बताओ ISD, और ISD के नीचे क्या होती है बेटा, उसकी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। क्या होती है बताओ? यूनिट्स होती हैं। हाँ सर, अलग अलग यूनिट्स होती हैं। तो बेटा यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और बेटा यूनिट 4, ठीक है। हाँ सर, बेटा ये हो सकता है कि ISD रजिस्टर्ड हो आपका मुंबई में, जैसे कि अपने क्वेश्चन में कहाँ पर रजिस्टर्ड है? मुंबई में, ठीक है। हाँ, इट हैज़ 3 यूनिट्स इन डिफरेंट स्टेट्स। मुंबई मतलब एक यूनिट तो बेटा मुंबई में ही मिल जाएगी आपको, और 3 यूनिट्स ही हैं, तो अपन को यहाँ पर कम करना पड़ेगा ना, अपने क्वेश्चन के हिसाब से अपन इसको यहाँ पर सेट कर लेते हैं। ओके सर, तो अपने क्वेश्चन के हिसाब से अगर अपन सेट करेंगे, अपने क्वेश्चन के हिसाब से अगर अपन सेट करेंगे तो अपने पास में एक यूनिट आएगी बेटा मुंबई में, दूसरी यूनिट आएगी चेन्नई में, और तीसरी यूनिट आएगी दिल्ली में। तो ये आ जाएगी बेटा आपकी चेन्नई, और ये आपकी आ जाएगी दिल्ली। ओके सर, यस सर। करंट ईयर में ऑपरेशनल था, ओके, दिसंबर 2019। ओके, दिसंबर, तो बेटा ये मान के चलेंगे जनवरी से महीना चल रहा है। एक सेकंड मुझे देखने दीजिए। टोटल टर्नओवर फॉर द यूनिट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। बेटा फाइनेंशियल अगर 1920 दे रखा है तो यहाँ पर मिस प्रिंट है, आपको करेक्ट करना पड़ेगा। दिस इज नॉट दिसंबर 2019 बट दिस इज दिसंबर 2020। बेटा करेक्ट कर लेना, कुछ करेक्शन करवाया है मैंने। दिस इज नॉट दिसंबर 2019। सर कहाँ बात कर रहे हो आप? मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। दिस इज नॉट दिसंबर 2019 बट दिस इज दिसंबर 2020। क्योंकि बेटा अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 1920 का ऑलरेडी टर्नओवर दे रखा है तो फिर दिसंबर की बात वो नहीं करेगा, फिर वो अगले साल की बात करेगा, क्योंकि टर्नओवर अपन प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का लेकर चलते हैं। तो अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर ले रहा हूं और वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 1920 है तो बेटा उसी का एक महीना नहीं हो सकता दिसंबर, समझ रहे हो आप? उसी का एक महीना नहीं हो सकता, एक महीना अगले फाइनेंशियल ईयर का है। तो दिस इज फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द टर्नओवर्स ऑफ 1920। ओके, यस सर। तो बेटा CGST एंड SGST पेड ऑन सर्विसेज यूज्ड ओनली फॉर, ओहो हो बेटा स्पेसिफिकली, साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख, यूज्ड ओनली फॉर मुंबई 3 लाख रुपीज। तो बेटा मुंबई को आंख बंद करके आपको 3 लाख रुपया सीधा सीधा दे देना है। फिर बोल रहा है IGST CGST पेड ऑन सर्विसेज यूज्ड बाय ऑल, कॉमन बेटा, कॉमन यूज, कॉमन यूज, और कॉमन यूज में आएगा तो इन द रेशियो वो डिस्ट्रीब्यूट होकर चलेगा। रेशियो बेटा तीनों का अलग अलग मुझे दे रखा है, और ये टोटल टर्नओवर मुझे दे रखा है। टोटल है 10, 5:3:2। पहला सवाल बेटा, मुंबई को टोटल कितना मिलेगा? व्हाट इज द क्रेडिट अवेलेबल टू मुंबई? तो मुंबई को 3 लाख तो हो गया, हाँ सर। बाकी अपन डिस्ट्रीब्यूट कर दें, हाँ सर। तो 12 को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं बेटा 5/10 में, तो इट विल बी 6, यानी कि बेटा 6 और मिल जाएगा। और अगला है बेटा 3, तो 3/10 इंटू 12 यानी कि 3.6, यानी बेटा 3,60,000 मिल जाएगा। और यहाँ पर फाइनली आपको 2,40,000 मिल जाएगा। बोलो हाँ कि ना? तो बेटा ये हो जाएगा आपका कितना, 4 3 4 5 6 और 6 6 12, करेक्ट। तो ये आपका बेटा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हो जाएगा। तो मुंबई का टोटल हो जाएगा बेटा कितना, 9। यहाँ पर टोटल हो जाएगा बेटा आपका 3,60,000, और यहाँ पर टोटल हो जाएगा बेटा आपका 2,40,000। कोई दिक्कत, कोई शक, कोई सवाल नहीं सर?
सो करेक्ट आंसर इज बेटा ऑप्शन नंबर सी। यहां पर आंसर होगा बेटा, किसकी बात कर रहा है, चेन्नई की। अभी अभी अपन ने कैलकुलेट किया था 360, ऑप्शन नंबर बी। और उसके बाद बेटा अपन ने कैलकुलेट किया था दिल्ली यूनिट के रेस्पेक्ट में कितना, 240। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दिस इज ऑल द वे वेरी वेरी सिंपल। आगे चलें सर। हाँ, मोटर कार परचेज्ड बाय ड्राइविंग स्कूल फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू दी कस्टमर्स। मेरे सारे अच्छे बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन नंबर 5 क्लॉज ए, सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन नंबर 5 क्लॉज ए का एक्सेप्शन होता है। क्या होता है बताओ, एक्सेप्शन होता है। और एक्सेप्शन में कितनी चीजें आती है बेटा, एक्सेप्शन में 3 चीजें आती हैं। एक्सेप्शन में कितनी चीजें आती है, एक्सेप्शन में 3 चीजें आती हैं। पहले बताओ सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन नंबर 5 क्लॉज ए करता क्या है बेटा। वो अगर आपकी गाड़ी ट्रांसपोर्ट के काम में आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स, पैसेंजर नहीं बोला मैंने, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पर्सन एंड पैसेंजर, एंड द सिटिंग कैपेसिटी इज लेस देन 13 including the seat of the driver, then in that case your credit in respect of that motor vehicle will get blocked, will get blocked। बेटा उसके रेस्पेक्ट में जो आपका क्रेडिट है वो ब्लॉक हो जाएगा, मतलब कि वो आपको अवेलेबल नहीं होगा, यू कैन नॉट अवेल इट एज क्रेडिट। ये सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन नंबर 5 क्लॉज ए बोलता है। क्या बोला मैंने, मोटर व्हीकल है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन वेयर द सिटिंग कैपेसिटी इज लेस देन 13, ब्लॉक। गुड्स की तो बात ही नहीं कर रहा, गुड्स पे ऑलवेज अवेलेबल। लेकिन वहां पर 3 एक्सेप्शन दे दिए बेटा। पहला, आप गाड़ी खरीद रहे हो बेचने के लिए, यू आर अ ट्रेडर, यू हैव अ शॉप, आपकी दुकान है। और काय की दुकान है, आपका शोरूम है। काय का शोरूम है, खरीदने का, कार को खरीदने का और कार को बेचने का। बोलो हाँ के ना, हाँ सर, कार को खरीदेंगे और कार को बेचेंगे, ठीक है। तो बेटा उस केस के अंदर ब्लॉक नहीं करेंगे, वहां तो ट्रेडिंग कर रहे हो साहब, खरीद के यूज थोड़ी ना कर रहे हो, तो खरीद रहे हो बेचने के लिए हो, तो वहां पर बेटा आपको क्रेडिट मिल जाएगा। यानी कि अगर फर्दर सप्लाई की बात करूंगा, क्या बोला मैंने बेटा, अगर मैं फर्दर सप्लाई की बात करूंगा, फर्दर सप्लाई, तो आपको वहां पर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा, एक्सेप्शन के अंदर डाल दिया। दूसरा मैंने बोला मालिक कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, यानी बेटा आपका काम है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और छोड़ना, लाना और ले जाना। क्या बोला, लाना और ले जाना, और टैक्सेबल सप्लाई हो रही है बेटा, उसके ऊपर आप टैक्स चार्ज कर रहे हो लोगों से। यानी कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की सर्विस दे रहे हो, तो इन दैट केस ऑल्सो बेटा आपको अवेलेबल हो जाएगा उस गाड़ी के रिस्पेक्ट में। और तीसरा होता है बेटा आपका, और वो होता है बताओ क्या बेटा, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग। क्या बोला, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग ऑफ सच मोटर व्हीकल। उस मोटर व्हीकल को चलाने के लिए अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हो, आपका ट्रेनिंग स्कूल है, ड्राइविंग स्कूल है, देन इन दैट केस आपको क्रेडिट मिल जाएगा, आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, क्रेडिट आपको यहां पर मिल जाएगा। अगला सवाल आ रहा है बेटा आपके पास में, मोटर कार इज परचेस्ड बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू बी यूज्ड बाय इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर ऑफिस पर्पस। बेटा घूमने के लिए नहीं दिया जाएगा क्रेडिट, तो यहां पर आपको बेटा आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा, 80% इज नॉट अवेलेबल, आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमाउंट स्पेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी बेटा, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में बेटा आप चाहे तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट करवा लो, चाहे खुद खरीद के बनवा लो, दोनों ही केसेस में नहीं मिलेगा। सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन नंबर 5 क्लॉज सी, सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन नंबर 5 क्लॉज डी। चाहे तो बेटा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट यानी भाड़े पर बनवा लो, भाड़े पर देकर भाड़े पर बनवा लो, खुद गुड्स और सर्विस खरीद कर खुद बनवा लो, जो गुड्स और सर्विस खरीदोगे उस पर भी क्रेडिट नहीं देंगे, और जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट करा है बेटा उस पर भी क्रेडिट नहीं देंगे। यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में 17.5 सी और 17.5 डी बेटा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और गुड्स और सर्विसेज आपका क्रेडिट ब्लॉक कर दिया जाता है, आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 4B पार्ट 4, गिफ्ट आर्टिकल्स परचेज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एम्प्लॉइज। बेटा अगर आपने सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन नंबर 5 क्लॉज एच के अंदर फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्या कर दिया, फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मेरे मालिक, बोलो क्या कर दिया बेटा, फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इन दैट केस ऑल्सो आपका क्रेडिट ब्लॉक कर दिया जाएगा, आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। बेटा एडवांस पेमेंट ऑफ जीएसटी and refund claim by casual taxable person।
बेटा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोलो चाहे कैजुअल ट्रेडिंग पर्सन बोलो, सेक्शन 27 एप्लीकेबल होता है। और आपको अच्छे से पता है कि इन महाशय को, जो हमारे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं बेटा, इन महाशय को एडवांस पेमेंट करना होता है जीएसटी का। सर मतलब ये बेटा, इनको 90 डेज के लिए रजिस्ट्रेशन दिया जाता है किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, और इनको बेटा 5 डेज एडवांस, क्या बोला मैंने, 5 डेज एडवांस एक एस्टिमेटेड नेट टैक्स लायबिलिटी, क्या बोला मैंने बोला एस्टिमेटेड नेट टैक्स लायबिलिटी जमा करानी होती है। क्या जमा करानी होती है बोलो, एस्टिमेटेड नेट टैक्स लायबिलिटी। बेटा नेट पर ध्यान दीजिएगा, एस्टिमेटेड नेट टैक्स लायबिलिटी जमा करानी होती है। तो इसका मतलब ये कि अगर आपने ऐसा सोचा, एस्टिमेटेड है ना मेरे मालिक, यानी कि सोचा कि साहब इतने तक का माल तो हम दूसरे स्टेट में जाकर बेच ही देंगे, चाहे आप ट्रेड फेयर करने जा रहे हो बेटा, या फिर आप किसी तरीके से किसी एग्जीबिशन में जा रहे हो, किसी भी कारण से आप दूसरे स्टेट में अपना गुड्स सप्लाई करने जा रहे हो, तो दूसरे स्टेट को आपको बताना पड़ेगा कि एस्टिमेटेड कितने तक का माल आप वहां पर बेच दोगे और उस पर कितने तक की क्रेडिट आपकी बन जाएगी। तो आपने सोचा साहब कि अगर सी और एस था, यानी कि बेटा मैं वहां बेचूंगा तो मैं इंट्रा ही बेचूंगा, इंटर नहीं बेचूंगा, ये सब मैं मान के चल रहा हूं इस एग्जांपल के अंदर जो मैं आपको दे रहा हूं। अगर मैं फॉर एग्जांपल राजस्थान का डीलर हूं और मैं दिल्ली जा रहा हूं, आई एम गोइंग दिल्ली इन अ ट्रेड एग्जीबिशन, आई एम पार्टिसिपेटिंग इन अ ट्रेड एग्जीबिशन इन स्टेट ऑफ दिल्ली, और वहां पर बेटा मैं ऐसा एस्टिमेट कर रहा हूं कि मैं जिन भी कस्टमर्स को बेचूंगा वो दिल्ली के ही होंगे। ये मेरा एग्जाम्पल है बेटा, बाहर का भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट मैं अभी एग्जाम्पल के लिए मान के चल रहा हूं। और मैंने माना साहब मेरी 10,000 और 10,000 रुपए क्या बन जाएगी, दोनों की लाइबिलिटी बन जाएगी, मतलब मैं इतना तो गुड्स बेच दूंगा ही कि मेरी 10,000 रुपए की लाइबिलिटी तो बनी जाए। ठीक है, हाँ सर एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा, ये रियल फिगर्स नहीं है, ठीक है ना। और फिर मैंने सोचा कि साहब मैं गुड्स लोकली परचेज भी करूंगा, क्या बोला मैंने, लोकल परचेज भी करूंगा और बाहर से खरीद के भी लेकर आऊंगा। तो मैं मानता हूँ साहब मैं लोकल परचेज करूंगा तो 2,000 की मेरे को सी और एस की क्या मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, क्रेडिट मिल जाएगी। लेकिन बेटा पहले इसकी क्रेडिट सेट ऑफ नहीं करा सकते। आप ये बताओ आप लेकर कितना आए थे। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर आप अपने राजस्थान स्टेट से लेकर आए थे तो बेटा आईजीएसटी लेवी हुआ होगा, क्या लेवी हुआ होगा, आईजीएसटी लेवी हुआ होगा। और फॉर एग्जांपल अगर आईजीएसटी 5,000 लेवी हुआ होगा तो आपको पता है पहले आई का क्रेडिट खत्म करना होता है, सेक्शन नंबर 49 सब सेक्शन नंबर 5, रीड विद रूल 88A, याद करो कुछ, ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ, और ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ में पहले आई का क्रेडिट खत्म होना जरूरी है, पहले आई का क्रेडिट खत्म होना जरूरी है। और आपको पता है आई का क्रेडिट, अगर आई की लाइबिलिटी नहीं है तो सी और एस के अंदर आई का क्रेडिट, अगर आई की लाइबिलिटी नहीं है तो सी और एस के अंदर किसी भी ऑर्डर में और किसी भी प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, किसी भी ऑर्डर और किसी भी प्रपोर्शन में। तो मैं यहां पर बेटा 2500 और 2500 कर चल रहा हूं, और अगर आप 10,000 में से 2500 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बेटा आपके पास आएगा 7,500 और 7,500। और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने जो लोकल परचेज करी दिल्ली के अंदर मैंने जो लोकल परचेज करी बेटा, वो लोकल परचेज करने से क्या हुआ, मेरे को क्रेडिट मिला। और मेरे को कितना क्रेडिट मिला बेटा, फॉर एग्जांपल मेरे को क्रेडिट मिला 2,000 और 2,000 का, बोलो कितना मिला बेटा, 2,000 और 2,000 का अगर मुझे क्रेडिट मिला तो मेरी नेट एस्टिमेटेड नेट लाइबिलिटी निकल कर आएगी ना बेटा, नेट सेट ऑफ कराने के बाद की वो कितनी निकल कर आएगी, कोई बताएगा मेरे को। सर 5,500 और 5,500 बेटा ये मेरे को डिपॉजिट कराना पड़ेगा। दिस इज समथिंग आई हैव टू डिपॉजिट विद द गवर्नमेंट। अब अगर बेटा फॉर एग्जांपल 10,000 की जगह आपका अमाउंट चेंज हो गया, कम हो गया, 9,000 ही हो गया, तो अकॉर्डिंगली पूरा का पूरा इंपैक्ट आ जाएगा, सिचुएशन यहां पर बदल जाएगी अकॉर्डिंगली। अगर ये और भी कम हो गया और बेटा पेबल की जगह यहां पर आपने ज्यादा डिपॉजिट करा दिया, फॉर एग्जाम्पल अभी तो मेरा पेबल आ रहा है बेटा, अब बाय चांस अगर ऐसा हुआ कि साहब मैं तो 5,000 तक का ही गुड्स बेच पाया या 4,000 ही मेरी लाइबिलिटी बनी, अब अगर मेरी लाइबिलिटी बेटा 4,000 ही बनती है तो फिर सिचुएशन चेंज हो जाएगी, और उस केस के अंदर मेरा क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर रिफंड निकल कर आ जाएगा। और जो रिफंड मिलता है बेटा वो आपको आराम से मिल जाता है, आपको अपना GSTR1 और आपको अपना GSTR3B, किसको, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को टाइमली फाइल करना होता है। अगर उसने विद इन टाइम फाइल कर दिया तो ऑटोमेटिकली बेटा उसका रिफंड प्रोसेस हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर, वही अपन से क्वेश्चन में वो पूछ के चल रहा है। अगला क्वेश्चन आता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट बाय ISD एंड मैनर ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने अभी आपको बताया था बेटा ISD किस तरह से अपने क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसकी बेटा अलग अलग यूनिट्स होती हैं, और अलग अलग यूनिट्स को वो इन द रेशियो ऑफ टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड विच एवर इज
अवेलेबल। अगर आपको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का अवेलेबल है, बहुत अच्छी बात है। अवेलेबल नहीं है तो प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड जो भी रहा हो, क्वार्टर रहा हो, मंथ रहा हो, उसका टर्नओवर लेकर भी आप अपने क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो यूनिट अगर आपकी एक थी, यूनिट आपकी दो थी, यूनिट आपकी तीन थी, बट अगर 3 यूनिट्स थी तो आपको पता आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैंने जैसे बताया आपको इन द रेशियो ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। लेकिन अगर बेटा आपको कोई स्पेसिफिक क्रेडिट किसी यूनिट के रिस्पेक्ट में दे रखी है, जैसे अगर आपको बोल रखा है कि यूनिट आई के लिए स्पेसिफिक इनवॉइस हमारे पास आया है 3 लाख का, वहां पर बेटा आईटीसी बनता है, तो 3 लाख का 3 लाख स्पेसिफिकली बेटा सादा हक एथे रख, सादा हक एथे रख आपको पूरा का पूरा 3 लाख यूनिट वन को ही देना पड़ेगा। यानी कि अगर स्पेसिफिक आईटीसी है, क्या बोला मैंने, अगर स्पेसिफिक आईटीसी है तो स्पेसिफिक यूनिट को दे दो। अगर कॉमन बिलिंग हुई है, कॉमन बिलिंग हुई है तो बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर दो। स्पेसिफिक आईटीसी है, स्पेसिफिक यूनिट को दे दो। कॉमन बिलिंग हुई है तो बेटा उस आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन द रेशियो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर नहीं है तो प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड बेटा जो भी हो, क्वार्टर है तो क्वार्टर और आपका मंथ है तो मंथ, उस रेशियो को उठाओ और यहां पर क्या कर दो, बाइफरकेट कर दो। इसके अलावा मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर सेम स्टेट के अंदर है, सेम स्टेट के अंदर है तो आप सीजीएसटी को सीजीएसटी दे सकते हो, एसजीएसटी को एस एसजीएसटी दे सकते हो, आईजीएसटी को एस एसजीएसटी, सॉरी आईजीएसटी दे सकते हो। सेम स्टेट है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेम स्टेट है तो देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर बेटा डिफरेंट स्टेट है तो उसके अंदर आप सी को सी दे सकते हो, एस को एस दे सकते हो और आई को बेटा आई दे सकते हो। यहां पर आप चाहो तो आई को सी और एस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर डिफरेंट स्टेट है, इंटर की बात कर रहा हूं मैं, तो नहीं कर सकते। यहां पर आप ये काम कर सकते हो अगर इंट्रा है तो। समझ में आया? हाँ सर। तो ये मैंने आपको बताया बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट बाय आईएसडी। अगला सवाल आ रहा है बेटा आपके पास में, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस एंड क्रेडिट और डेबिट नोट। बेटा इसमें कुछ समझाने लायक चीज है ही नहीं, रूल नंबर 53 पढ़ लेना जाकर। यू शुड हैव टू रीड, इट इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क बेटा। मॉक टेस्ट पेपर में भी मैं होमवर्क दे देता हूं। तो बेटा यहां पर आ गया आपका रूल नंबर 53, आपको एक बार रीड करना है, इसमें कुछ भी समझाने लायक बात है नहीं बेटा। देर इज नथिंग टू अंडरस्टैंड, देर इज नो कॉन्सेप्ट, थियरी है केवल। यू शुड हैव टू रिमेंबर, नेम आना चाहिए, अमाउंट आना चाहिए, टैक्स का अमाउंट आना चाहिए, डेट आना चाहिए, सिग्नेचर आना चाहिए, ऑल दोज स्टफ इज देयर। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 क्या बोल रहा है बेटा, द टाइम लिमिट, सॉरी द टाइम लिमिट नहीं, द लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, द लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो बेटा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की जो लिमिट होती है वो होती है कितनी बोलो, 200 नोटिकल माइल्स। कितनी होती है मालिक, 200 नोटिकल माइल्स। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो मैं बात करूंगा द सेफ गार्ड ड्यूटी इम्पोज्ड शेल बी इन फोर्स। बेटा 200 के लिए लगाई जाती है, कितने के लिए, 200 डेज के लिए इनिशियल ड्यूटी लगाई जाती है। इनिशियल ड्यूटी 200 डेज के लिए लगाई जा सकती है, जिसे अगर फाइनल कर दिया गया तो 4 साल तक लगाई जा सकती है बेटा, जिसे 10 ईयर्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है। मैं बात कर रहा हूं यहां पर सेफ गार्ड ड्यूटी की, और सेफ गार्ड ड्यूटी बेटा आपके पास आती है 8B के अंदर, सेक्शन नंबर 8B के अंदर आती है। और जैसा कि मैंने बताया आपको बेटा, इनिशियल 200 डेज के लिए लेवी की जाती है और फाइनली 4 ईयर्स विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 10 ईयर्स। सो करेक्ट ऑप्शन विल गोना बी योर बेटा ऑप्शन नंबर ए। The next question is, beta, which of the following is a taxable event? Which of the following is a taxable event for imported goods? मेरी बात को ध्यान से सुनना कि मैं क्या बोल रहा हूं बेटा। मैंने बोला कि taxable event for imported goods, taxable event for imported goods। ठीक है, हाँ सर। तो बेटा टैक्सेबल इवेंट फॉर इंपोर्टेड गुड्स, कोई दिक्कत, कोई शक, कोई सवाल नहीं सर। 2 चीजें होती है बेटा कि इंपोर्टेड गुड्स को आपने डायरेक्ट क्लियर करवा रहे हो, DIRECT, डायरेक्ट क्लियरेंस, या फिर बेटा इनडायरेक्ट क्लियरेंस, या फिर इनडायरेक्ट क्लियरेंस। इफ इट इज डायरेक्ट क्लियरेंस बेटा, then you have to file the white bill of entry. If it is indirect clearance, you have to file the green bill of entry, and initially you have to file the yellow bill of entry. For transferring it into the warehouse, you have to file the yellow bill of entry, and finally you have to file the green bill of entry. बेटा यहां पर अगर आप टैक्सेबल इवेंट की बात करोगे तो यहां पर टैक्सेबल इवेंट होगा बेटा डेट ऑफ फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री। क्या बोला मैंने, डेट ऑफ फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सही बोल रहा हूं बेटा। यहां पर हमारे पास में गार्डन सिल्क मिल, क्या बोला, गार्डन सिल्क मिल का सुप्रीम कोर्ट का केस लो है बेटा, गार्डन सिल्क मिल्स
गार्डन सिल्क मिल्स का क्या है बोलो, सुप्रीम कोर्ट का केस सॉरी, सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है। और यहां पर बेटा इनडायरेक्ट क्लियरेंस के अंदर वेन एवर इट क्रॉसेस द कस्टम बैरियर्स, क्या बोला मैंने, कस्टम BAARERS, कस्टम बैरियर्स, जब वो कस्टम बैरियर्स को क्रॉस करेगा, यानी कि बेटा जब आप ग्रीन वाली बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे, तब आपका यहां पर क्या माना जाएगा बोलो, टैक्सेबल इवेंट माना जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है बेटा अनलोडिंग, अनलोडिंग से कोई लेना देना नहीं है बेटा। डेट ऑफ एंट्री इनटू इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स, इससे भी फिलहाल कोई लेना देना नहीं होता। प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री बेटा करेक्ट आंसर हो सकता है, और डेट ऑन विच द गुड्स क्रॉस द कस्टम बैरियर भी करेक्ट आंसर हो सकता है। देयर आर टू करेक्ट आंसर्स। वी डोंट नो कि इट इज टॉकिंग अबाउट बेटा डायरेक्ट क्लियरेंस और इट इज टॉकिंग अबाउट द इनडायरेक्ट क्लियरेंस। हमें नहीं पता क्वेश्चन किस बारे में बात कर रहा है, क्या बोला मैंने, वी डोंट नो कि क्वेश्चन किस बारे में बात कर रहा है। अगर डायरेक्ट क्लियरेंस की बात कर रहा है मेरे दोस्त, अगर इसकी बात कर रहा है डायरेक्ट क्लियरेंस की, तो इन दिस केस इट इज गोना बी योर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री, यानी कि बेटा आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कौन सा वाला होगा, ऑप्शन नंबर सी विल गोना बी योर करेक्ट आंसर इफ इट इज टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट क्लियरेंस। बट इफ इट इज टॉकिंग अबाउट द इनडायरेक्ट क्लियरेंस, देन इन दैट केस आपका बेटा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कस्टम बैरियर वाला, यानी ऑप्शन डी विल गोना बी द करेक्ट आंसर। तो इट इज अ डिलेमा हियर कि मैं कौन सा ऑप्शन बेटा यहां पर सेलेक्ट करूं। तो बेटा मैं हमेशा यहां पर प्रेफरेंस दूंगा किसको, ऑप्शन डी को। ऑलवेज द प्रेफरेंस इज गोना बी गिवन टू ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हाँ सर, आगे चले, आगे चलो। वेयर द इंश्योरेंस अमाउंट इज नॉट अवेलेबल, बेटा क्वेश्चन में बहुत बार करवा चुका हूं, 1.125%, 1.125%, सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन नंबर 2 क्लॉज बी। उसके बाद आ रहा है बेटा आपके पास में गुड्स विच आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट इंक्लूडिंग फिजिकल क्वांटिटी, आइडेंटिकल गुड्स, बेटा ये भी मैं बहुत बार करवा चुका हूं, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आइडेंटिकल गुड्स। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए, फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड बाय मिस्टर प्रहलाद, मिस्टर प्रहलाद द इंपोर्टर रिलेटिंग टू इंपोर्ट मेड ऑन 12/10/2020, यानी कि बेटा 12th of October 2020 ऑफ प्रोडक्ट मिनिक, मिनिक इज द प्रोडक्ट नेम, और बेटा कहां से मंगाया है, न्यूयॉर्क USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, टू कोची एयरपोर्ट। बेटा एयरपोर्ट 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 एयरपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एयरपोर्ट, बिकॉज बेटा एयरपोर्ट के केस में यू वेरी वेल नो, यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स वेरी वेल नो, 20% ऑफ FOB से ज्यादा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, योर फ्रेथ लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, योर फ्रेथ लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस कैन नॉट एक्सीड 20% ऑफ द FOB इन केस ऑफ एयर फ्रेथ, इन केस ऑफ एयर फ्रेथ। व्हाट इज द FOB वैल्यू, बेटा FOB वैल्यू कितना दे रखा है, FOB वैल्यू इज योर $10,000, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग with the delivery of the imported goods to the place of importation, बेटा importation तक की प्लेस तक का कितना है 3500, और बेटा ये यहां पर कांटा लग जाएगा, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा इट कैन नॉट एक्सीड 20% ऑफ FOB, यानी ये $2000 से ज्यादा नहीं हो सकता, और अपन को क्वेश्चन में दे रखा है 3500, तो 3500 विल बी इनकरेक्ट। इंश्योरेंस बेटा एज इट इज लिया जाता है, देयर इज नो चेंज इन केस ऑफ इंश्योरेंस ऑन एक्चुअल बेसिस, $1000। अनलोडिंग चार्जेस एट कोची पोर्ट कोई काम का नहीं होता बेटा, एक बार इंपोर्ट होने के बाद अगर आप कोई भी करोगे तो वो काम का नहीं होगा। बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट बेटा मुझे यहाँ पर 10% दे रखा है, और उसके बाद मुझे CBIC से मतलब है, CBIC से मतलब है, RBI से मतलब नहीं है, तो मेरा बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा, 64 विल गोना बी द करेक्ट आंसर। व्हाट विल बी द CIF वैल्यू इन USD, तो बेटा 12 और 1 13,000, 13,000 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद वो मेरे से पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द असेसेबल वैल्यू इन INR, INR में असेसेबल वैल्यू कितना होगा, तो बेटा 13,000 मल्टीप्लाइड बाय 64, मल्टीप्लाइड बाय 64, इट इज 8,32,000, इट इज 8,32,000, ऑप्शन नंबर A will gonna be the correct option. What will be the amount of total duty payable by assuming बेटा rate of 12%, मेरा असेसेबल वैल्यू कितना आया था 832, ठीक है। हाँ सर, तो बेटा 8,32,000, इसके ऊपर प्लस कर देंगे बेटा BCD एट द रेट ऑफ 10%, यस सर, तो वो हो जाएगा बेटा 83200। उसके बाद बेटा इस पे SWS एट द रेट ऑफ 10% ऑफ BCD, यानी कि बेटा 8320, तो दिस विल गोना बी योर लैंडेड वैल्यू। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं लैंडेड वैल्यू। लैंडेड वैल्यू कितना हो जाएगा 8,32,000
प्लस 83200 प्लस 8320, दैट इज 923520, 923520। कोई दिक्कत नहीं साहब। इसके बाद बेटा इसके ऊपर अपन ऐड कर देते हैं आईजीएसटी। क्या ऐड कर देते हैं? आईजीएसटी। और रेट आईजीएसटी का दे रखा है आपको 12%, तो योर 12% इज गोना बी 110822। तो बेटा टोटल हो जाता है यहां पर आपके पास 10,34342। बोलो हाँ क्या ना? हाँ। मेरे से पूछ रहा है टोटल ड्यूटी, टोटल ड्यूटी पेबल। तो टोटल ड्यूटी में ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो बेटा 83200 प्लस 8320 प्लस 110822, तो इट्स गोना बी योर 202342। बेटा करेक्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Moving on to the next question. Calculate the amount of duty drawback. Calculate the amount of duty drawback under the Customs Act. ठीक है बेटा, सेक्शन नंबर 74 और 75, सेक्शन नंबर 74 और 75 की बात यहां पर कर चल रहा है। जग्गी मेहता imported a car from UK for his personal purpose, फॉर द पर्सनल पर्पज। यूके से कार मंगाइए साहब, किस पर्पज के लिए बेटा? पर्सनल पर्पज के लिए मंगाइए। 4,50,000 रुपीज एज इम्पोर्ट ड्यूटी। हाउ एवर द कार इज री एक्सपोर्टेड इमीजिएटली, द कार इज री एक्सपोर्टेड इमीजिएटली। बेटा हाथों हाथ अगर रवाना कर दोगे, चाहे पर्सनल पर्पज ही क्यों ना हो, चाहे पर्सनल पर्पज ही क्यों ना हो, हाथों हाथ अगर कर दोगे तो बेटा आपको 98% का ड्यूटी ड्रॉबैक यहां पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। बोलो हाँ के ना? हाँ सर। तो व्हाट इज 98% ऑफ 4,50,000? सर ड्यूटी ड्रॉबैक आपने पढ़ाया ही नहीं, समझाया ही नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन करा दिया। बेटा पूरा का पूरा ड्यूटी ड्रॉबैक मैं ऑलरेडी वर्कबुक वाले लेक्चर्स के अंदर समझाकर आ चुका हूं ऑलरेडी। उसके अलावा अगर ड्यूटी ड्रॉबैक शायद अगर मैंने डिस्कस करा हो तो मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर मॉक टेस्ट पे भी कहीं ना कहीं डिस्कस करा होगा। मुझे याद नहीं है बेटा मॉक टेस्ट का तो, लेकिन वर्कबुक के अंदर तो डेफिनेटली मैं डिस्कस करके आया भी था। मैंने आपको पूरा डायग्राम भी वहां पर बनवाया था। याद आया? नहीं आया तो जाके फटाफट से देख कर आओ। और इसी डायग्राम के अंदर मैंने लिखाया था बेटा बिजनेस पर्पस है कि पर्सनल पर्पस है। फिर मैंने बिजनेस पर्पस में 2 पार्ट करवाए थे, मैंने पर्सनल पर्पस के अंदर भी 2 पार्ट करवाए थे। एक था बेटा विदाउट यूज, हाथों हाथ री एक्सपोर्ट कर देना, और एक होता है विद यूज के साथ करना। मैंने बताया था पर्सनल पर्पस होगा तो क्वार्टरली चेक करके चलेंगे, 2 साल मिलेंगे, 2 साल और एक्सटेंड कराए जा सकते हैं। और अगर बिजनेस पर्पस होगा तो बेटा 18 मंथ्स की बात की जाएगी, 18 मंथ्स की। और मैंने 3 मंथ्स का डिफरेंस बताया था बेटा, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 15 महीना और 18 महीना, ये बताया था मैंने, है ना? हाँ सर। तो यहां पर 98% क्योंकि बेटा इमीडिएटली लिखा हुआ है इसलिए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 441, यानी ऑप्शन नंबर ए विल गोना बी योर करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल आ रहा है बेटा, मीनाक्षी इंपोर्टेड अ म्यूजिक प्लेयर। बेटा कुछ भी नहीं बोल रखा कि पर्सनल पर्पस है कि बिजनेस पर्पस है, तो ऑलवेज आप अज्यूम करके चलोगे कि बिजनेस पर्पस की बात हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोल रहा कि मीनाक्षी ने किस लिए मंगाया। उसने बोला कि शी यूज्ड इट फॉर 4 मंथ्स बट री एक्सपोर्ट द सेम आफ्टर 4 मंथ्स। बेटा 4 महीने यूज करने के बाद आफ्टर 4 मंथ्स उसने इसे क्या कर दिया? री एक्सपोर्ट कर दिया। तो अगर आफ्टर 4 मंथ्स अगर आप उसे री एक्सपोर्ट कर देते हो मेरे मालिक, तो उस केस के अंदर क्या होता है बताओ मुझे। आप देखोगे तो बेटा 3 से अगर आप 3 महीने तक, 3 महीने से 6 महीने के बीच में, तो बेटा 3 महीने तक यूज करोगे तो आपको मिल जाता है कितना बताओ? 90, बताओ 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 बताओ, 90 बेटा 6%। हाँ सर 96% कि 98%? बताओ मुझे बेटा। यहां पर 95% होता है, 96% तो उस केस में होता है जहां पर हम पर्सनल पर्पस की बात करते हैं। तो 95% होता है कहां तक बेटा? अप टू 3 मंथ्स, यानी कि अगर आपका पीरियड क्या है? लेस देन 3। लेकिन अगर आप 3 से 6 में आ गए बेटा तो यहां पर 85% हो जाता है। कितना हो जाता है? 85%। और बेटा क्योंकि मैं 3 से 6 के बीच में हूं, 4 महीने बाद मैंने एक्सपोर्ट करा है, तो मुझे सारे बच्चे बताएंगे बेटा मेरा अमाउंट कितना था। जस्ट टेल मी व्हाट इज माई अमाउंट। मेरा अमाउंट कितना था? मेरा अमाउंट था मालिक, मैं इसको आपके लिए वो कर दूं मार्क। दिखाई दे रहा है? नहीं सर, इसको ऐसे ही रहने दो, अब दिखाई दे रहा है। बेटा मेरे पास अमाउंट था 12,000 रुपीज, है ना? हाँ। और 12,000 रुपीज का 85%, 10200। ऑप्शन नंबर ए बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चले बेटा आगे, और लास्ट क्वेश्चन देखिए, पीडीएफ खत्म हो चुकी है यहां पर बेटा। लास्ट क्वेश्चन आज का अपन डिस्कस कर रहे हैं। XYZ Limited exported 1000 kg of metal of FOB value 1 lakh rupees. Rate of duty drawback
ऑन सच एक्सपोर्ट। बेटा ये बात हो रही है आपके सेक्शन नंबर 75 की, जहां पर हम बात करते हैं किसकी, ब्रांड रेट की, ऑल इंडस्ट्री ब्रांड रेट। बेटा ऑल इंडस्ट्री ब्रांड रेट की बात कर चलते हैं, और ब्रांड रेट दे रखा है 60 रुपीज पर केजी, टोटल है 1000 केजी, बनता है बेटा आपका 60,000 केजी। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि जो मार्केट वैल्यू है, आहा, जो मार्केट वैल्यू है वो साहब 40,000 है होलसेल मार्केट के अंदर, साहब बेच रहे हो 40,000 का माल और मांग रहे हो 60,000 का ड्यूटी ड्रॉबैक, भागो यहां से, भागो साहब, पहली फुर्सत में भागो, कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं सेक्शन नंबर 74 और सेक्शन नंबर 75 का जो मैंने डायग्राम बनवाया था, उसके नीचे रेड कलर से मैंने एक नोट लिखवाया था कि वेयर द मार्केट वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्टेड गुड्स इज लोअर और लेस देन द ड्यूटी ड्रॉबैक, दैट इन दैट केस नो ड्यूटी ड्रॉबैक विल बी अलाउड। किसी प्रकार का कोई ड्यूटी ड्रॉबैक बेटा आपको वहां पर नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। बोलो हाँ के ना। हाँ सर, कोई ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं दिया जाएगा बेटा, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा नील, आपका आंसर हो जाएगा यहां पर नील। तो ऑप्शन नंबर सी विल गोना बी द करेक्ट ऑप्शन। इसी के साथ बेटा यहां पर ये भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप बेटा आपको मजा आया होगा बहुत और आपको समझ में आया होगा। मेरी नीतिमत्ता एक बार फिर से, मेरा इंटेंशन एक बार फिर से यही है कि मैं आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकूं। ठीक है बेटा, तो वीडियोस को पूरा देखो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि दूसरों का भी बेनिफिट हो सके। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 और सॉरी पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6 के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूं। ये लेक्चर अभी मैं हाथों हाथ अपलोड करने वाला हूं। टिल देन बेटा अच्छे से मेहनत के साथ पढ़ाई करो, इधर उधर ध्यान नहीं लगाना, व्हाट्सएप नहीं चलाना, फेसबुक नहीं चलाना, सिर्फ चिड़िया की आंख अर्जुन की तरह दिखाई देनी चाहिए दोस्त। योर ऑब्जेक्टिव नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर, ठीक है, और कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ मैं और मेरा ऑब्जेक्टिव। थोड़े दिन बचे दोस्त, थोड़े दिन बाद मैं पास हो जाऊंगा, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, मैं डेफिनेटली पास हो जाऊंगा, सिर्फ थोड़े दिन की बात और बची है। तो पूरे दम लगाकर और अपनी जान लगाकर अपन को पढ़ाई करनी है। ठीक है सर, तो बड़ा मिलते हैं अगले लेक्चर में। और हमेशा की तरह अगर कोई भी क्वेरी है बेटा आपको, तो मैं बैठा हुआ हूं यहाँ पर, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैं वहां पर आपकी क्वेरीज को सॉल्व करवा दूंगा। टिल देन बेटा बाय बाय, टाटा, सी यू, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।